नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक दो मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करेंगे। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही बीबी मेहता साहब हैं, ईडी हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। मेहता जी, बस 2 मिनट में आपके पास आऊँगा, उससे पहले एक टिक ले लेता हूँ गोल्ड और सिल्वर पे अमित जी से। अमित जी, सोने चांदी की आज की जो तेजी है, शुरुआती तेजी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या हो रहा है सर? क्या करना चाहिए? क्या शाम के सत्र में मुनाफा वसूली करने का दिन है क्या आज? नमस्कार विष्णुमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, मूवमेंट जो है काफी बड़ा है। तो पहले तो ये है कि प्रॉपर जो है लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाना चाहिए। चाहे तो इसमें मिनी जो लॉट्स हैं वो भी एमसीएक्स में अवेलेबल है, उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। क्योंकि हार जीत जो है काफी बड़ी रहेगी अभी रिसेंट दिनों में, क्योंकि भाव जो है काफी बढ़ चुके हैं। अब हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अगस्त वायदा गोल्ड एज पर ट्रेंड हमको खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। लेवल का ध्यान रखना है 97,500 इसका आज का एंट्री का पॉइंट है। 97,500 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 98,500 रुपए का टारगेट लगा के चलना है और नीचे में 97,200 के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करें। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो देखा जाए तो जो गोल्ड का 98,000 का कॉल ऑप्शन है अभी 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर भाव 1600 के करीब मिलते हैं तो 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 2100 रुपए का उसमें टारगेट जो है लगा के चल सकते हैं जी। हमारे साथ एक और मेहमान है, राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन हैं जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, खबर ये आ रही है कि जो पिछले 2 हफ्ते की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ज्वेलरी डिमांड में 30% की गिरावट आई है। सर, क्यों ये गिरावट हुई है? क्योंकि अक्षय तृतीया के बाद से धीरे धीरे सोने में फिर से तेजी लौटी है और भाव अब 98,000 के करीब पहुंच चुका है। हाजिर में भी जीएसटी के साथ 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर? आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने ज्वेलर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्यों लोग खरीदारी अभी नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली बात ऐसी हुई थी कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट आई थी कि जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था, और पोस्ट में भी ये लिखा बोल रहे थे लोग कि गोल्ड के रेट काफी कम आने वाले। इस वजह से बायर थोड़ा रुक गया है। इस वजह से थोड़ा सा जो बोलेंगे हाँ, ये कंफर्ट लेवल जो ग्राफिक चाहिए है। था गोल्ड का, वो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, वो अभी मिला नहीं। और जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने यही बोला है अभी तक के कि एक बार और प्रॉफिट बुकिंग होगा। इस वजह से ये सेल में थोड़ा सा एक 20% to 25% के आसपास का एक डाउनफॉल है। लेकिन आपने देखा होगा गोल्ड ने उसका उल्टा रिएक्ट किया है। अभी $3346 पे गोल्ड चल रहा है, जो कि अभी मुझे लगता है कि फिर से एक रैली बनाने की तैयारी में दिख रहा है आगे जाके। तो अक्षय तृतीया नो डाउट जो फिगर्स हम लोग ने सोचे थे लास्ट ईयर कंपैरिजन में वैल्यू वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों, उससे एट पार ही था। और इस बार भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी गोल्ड ने फिर से मजबूती दिखाई है, तो एक कंफर्ट जोन कस्टमर को नहीं मिल रहा है, इस वजह से डाउनफॉल है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये यही रेट आसपास रहते हैं तो फिर से एक बार का विश्वास फिर से गोल्ड पे आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कोई भी अगर डीप आता है गोल्ड पे तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, ये मैं ओके। कहूँगा। और एक वजह ये भी थी कि 15 मई के आसपास सोना 92,000 के आसपास हुआ करती थी और जो अब 98,000 के आसपास हो चुकी है। तो इस तरह की तेजी में लोग वक्त लगता है डाइजेस्ट करने में। सर, और आउटलुक क्या है भाव को लेकर? आप लोग क्या आउटलुक है? दोनों तरह के व्यू निकल कर आ रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि इसमें रिस्क प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के तनाव बने हुए हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल रिस्क हो या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता हो, तो दाम बढ़ने ही वाले हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या सेंस कर रहे हैं इस बाजार में सर? विश्वमोहन जी, देखिए, जब कभी भी वर्ल्ड में जब ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है जिससे कि टेंशन बने, तो अब देखे होंगे आपने अभी यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर अभी अटैक किया था और थोड़ा सा फिर टेंस बढ़ गया था। और ये चालू हुआ था टैरिफ वार से पूरा देखा। जैसे ट्रम्प आए थे, ट्रम्प आते ही गोल्ड ने अच्छी खासी बुलिश वे पकड़ लिया था। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी ट्रम्प ने फिर से अपील करके वहां के कोर्ट में अपील की है कि ये टैरिफ वॉर के अगेंस्ट में स्टे आने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड के लिए बेरिशनेस दिखती नहीं है। और यूएस के सेनेटर ने भी सपोर्ट किया है कि
टैरिफ लगाना सही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं तो गोल्ड 100% बुलिश ही जाता है। आउटलुक तो अभी भी गोल्ड में काफी अच्छी खासा बुलिश में ही सभी का व्यू है। और जितने भी बड़ी हाउसेस है, अगर मैं किसी का नाम कोट करता तो गोल्डमैन सैक है, यहाँ तक कि एक ऑथर है यूएस के जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने तक के गोल्ड में जबरदस्त तरीके से रिटर्न की पॉसिबिलिटी बताई है। और पिछला इतिहास तो यही बताता है कि गोल्ड अभी भी अच्छा खासा बुलिश है। नो डाउट कहीं बार $100-200 की एक करेक्शंस आते हैं, बट वो सभी करेक्शंस इट इज अपॉर्चुनिटी ये कहूंगा। और ओवरऑल आउटलुक गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश है, यही सब बता रहे हैं। ओके, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बुलिश है, ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश है। और रॉबर्ट कियोसाकी की वो रिपोर्ट भी थी, कल हमने वो दिखाई भी थी। वो कह रहे हैं कि इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट में क्रैश आएगा अगले कुछ महीने में, और उसका फ़ायदा यहाँ पर सोने चांदी को मिलेगा और बिटकॉइन को मिलेगा। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि रिपोर्ट क्या है। ज्वेलरी मार्केट में खास तौर से आपने वो रिपोर्ट दी कि भाव अचानक से बढ़े हैं 15 मई के बाद से, उस वजह से ये खरीदार अभी रुके हुए हैं और खरीदारी करीब करीब 30% घट गई है। चलिए आगे बढ़ते, एक अहम खबर है खाने के तेल को लेकर, उस पर बातचीत करने के लिए बीबी मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। मई में खाने के तेल का इंपोर्ट बढ़ा है और खास करके पाम तेल का इंपोर्ट अप्रैल के मुकाबले 87% बढ़ा है। ये क्या ट्रेंड दर्शा रहा है? और ये अब तक तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी कटौती नहीं की गई थी मेहता जी, अब तो क्रूड पाम तेल की ड्यूटी भी घट गई है, तो क्या जून और जुलाई में काफी बम्पर इंपोर्ट होने वाला है क्योंकि स्टॉक भी कम हो गए हैं? अच्छा, पहले तो आपका जवाब दो। मई महीने में इंपोर्ट, इसके लिए पहले अगर आप जाए फरवरी मार्च अप्रैल देखो तो पाम इतना ऊपर था तो पाम को कोई हाथ नहीं लगा रहे थे, ज्यादा सोयाबीन या तो सनफ्लावर आ रहा था। पाम पाम नीचे आया, जो पहले सबसे ऊपर था फिर से नीचे आ गया। इसके लिए पाम की डिमांड निकली और इंडिया बॉट अबाउट 500,000 टन ऑफ पाम ड्यूरिंग द मे। जहां तक का अगले महीने का सवाल है, नॉर्मली पहले हाफ में 45% आता है, सेकंड हाफ में 55% था। इस साल मेरी उम्मीद है कि टोटल इंपोर्ट विल बी लेसर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो 16 मिलियन के करीब था, हो सकता है कि 1 मिलियन टन कम होगा। अब तक जो पहले 6 महीने में 6.5 मिलियन टन एडिबल ऑयल आया है। अगले 6 महीने जो मेरा अंदाज है कि 8.5 मिलियन टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट होगा, तो टोटल मिला के 15 मिलियन आएगा। 150 लाख टन हो सकता है, 2-3 लाख टन ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि अपने पास क्रॉप अच्छा रहा, सोयाबीन का क्रॉप अच्छा रहा, मस्टर्ड का क्रॉप अच्छा रहा। और ये साल जो बारिश की फोरकास्ट है, तो पूरे जो ऑयल सीड सेक्टर है अच्छी बारिश की उम्मीद है, तो फिर से यू कैन एक्सपेक्ट ए बम्पर क्रॉप अगेन। तो इसके वजह से लगता है कि इंपोर्ट विल बी अंडर चेक एंड 15 मिलियन के करीब आएगा। जहां तक अगले 3 महीने के सवाल है, डेफिनेटली कम से कम 14 से 15 लाख टन हर महीने आएगा, क्योंकि अपने लिए ऑफ सीजन होगी। खरीफ और रबी का जो आया वो क्रस हो गया प्रैक्टिकली। तो नॉर्मली जुलाई अगस्त सितंबर वहां जब भी हम फेस्टिवल भी है, उसके वजह से भी डिमांड ज्यादा रहती है और अपना लोकल प्रोडक्शन कम होता है। तो अगले 14-15 लाख टन अगले 2-3 महीने में आएगी, अप टू अभी जो जुलाई अगस्त सितंबर तक। अक्टूबर से तो नया क्रॉप आना शुरू हो जाएगा, तो अगेन इट विल गो डाउन। या तो आपको लग रहा है कि अगले 3 महीने में इंपोर्ट के नंबर काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि थोड़ी इंपोर्ट में कमी आएगी क्योंकि घरेलू उत्पादन भी बम्पर रहने वाला है। लेकिन आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन सर इस बार कहा यह जा रहा है कि एमपी में और महाराष्ट्र में सोयाबीन के किसान दूसरे फसलों की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि दाम काफ़ी कम मिल रहे हैं। दलहन में तो अच्छी खरीदारी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे वाहवंते स्कीम है नहीं, एमएसपी पे उतनी खरीदारी हो नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि उस तरह की सोइंग होगी इस बार सोयाबीन की? सब सही है। इस साल सोयाबीन का किसान को सही दाम नहीं मिले। एमएसपी के नीचे 4,000 4,000-4,500 में बेचना उन्हें कम से 500-700 रुपये नीचे गया है। उसके वजह नाराज है। अगर उसके पास चॉइस है सोयाबीन से पल्सीज, सोयाबीन से मक्का, तो वो स्विच करेंगे, पर इट विल बी मार्जिनल 5-6% का मार्जिन होगा। ऐसा नहीं कि सारे किसान सोयाबीन छोड़ के दूसरे में जाएंगे, सबकी चॉइस नहीं है। तो इसके लिए ज्यादा लगता नहीं, पर फिर भी जो लास्ट ईयर था उससे एक डेफिनेटली कम होने की पूरी संभावना है।
सही बात है, ये तो पूरी तरह से कोई नहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन सर डीडीजीएस एक बड़ी समस्या बन के उभरा है और ये भी एक चिंता है। अब हालांकि आपके कई सारे मुद्दे हल हो गए होंगे, जो ड्यूटी डिफरेंशियल जो इतना बढ़ गया, इसके अलावा कोई और मुद्दा सर आप चाह रहे हैं क्या एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया जाए? नहीं, देखिए सोयाबीन का जो खास होकर अगेन सोयाबीन मिल की बात करो, सोयाबीन का क्रशिंग सपोर्ट बाय ऑयल एंड द मिल, आज मिल डिस्पैरिटी में हम चाहते हैं कि सोयाबीन मिल का डिस्पोजल विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम 110-120 टन पैदा करें, 100 टन क्रश हुए, उसका मतलब 80 लाख टन सोयाबीन मिलेगा और सामने आपकी लोकल घरेलू डिमांड 60 लाख टन है। आपको 15 से 20 लाख टन एक्सपोर्ट करना जरूरी हो जाएगा ताकि प्रेशर नहीं है। और अभी क्या हो रहा है कि आपकी मार्केट, चाहे वो सोयाबीन मिले, चाहे राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन, चाहे रेपसीड मिले, डीडीजीएस रिप्लेस कर रहे हैं और सस्ता है, इसके लिए रिप्लेस भी हो रहा है। इसके वजह से लोकल डिमांड ये तीनों की कम होगी, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये कि हम डिस्पोज कैसे करें, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी है। तो हम चाहते हैं कि 15% का एक इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट दे, ताकि सारे ऑयल मिल जो एक्सेस है अपने यहाँ, उसका एक्सपोर्ट हो जाए और यहाँ घरेलू में प्रेशर नहीं आए। नहीं तो अपना सोयाबीन प्रोसेसिंग या तो बाकी प्रोसेसिंग डिस्पैरिटी में चलेगा और उसका दबाव तेल के दाम पे आएंगे। ओके मेहता जी, एक मेरा सवाल होगा, सरकार की जो मौजूदा पॉलिसी है इससे ये तिलहन किसानों के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है और जो हमारी इंपोर्ट पे निर्भरता है इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है आने वाले समय में, और खास करके ड्यूटी भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। आपको क्या लगता है, आपका व्यू इस पर क्या है सर? नहीं, बेसिकली अभी जो ड्यूटी कम की दो रीजन से की है। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था खासकर इनके इंडोनेशिया और मलेशिया, लोअर ड्यूटी ऑन आरबीडी ओनली इन हायर ड्यूटी सीपीओ, कम से 60 से $17 का डिफरेंस था, वो डिस्काउंट करके यहाँ था। तो क्या होता, आरबीडी ओनली लैंडेड कॉस्ट इन इंडिया वो 40 से 50 सस्ता था। अगर मेरे को रेडीमेड फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है 50 सस्ता, तो मैं क्यों सीपीओ लाऊं? तो उसके वजह से मोस्ट ऑफ द रिफाइनर्स पार्टली दे बिकम द पैकर्स। या वो जरूरी था कि इसको थोड़ा, तो अभी जो ड्यूटी डिफरेंस कर दिया, जो 7.5% का 19% कर दिया, उसके वजह से भी आरबीडी ओनली पे चेक हो जाएगा, कम आएगा। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा टोटली बंद हो जाएगा, पर जो कम से कम 30% पाम ऑयल का जो आरबीडी ओलिन आ रहा था, लास्ट से आप देखें तो 20 लाख के करीब इंपोर्ट हुआ था, जो आज से 4-5 साल पहले 5 लाख टन से भी ज्यादा नहीं था। तो वो एक चेकमेट हो जाएगा। दूसरा, ड्यूटी कम की तो अभी किसान ने तो अपना माल मार्केटिंग कर लिया है। अभी किसान के तो अभी कौन है, कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को थोड़ा बेनिफिट दिया है, उससे वजह से थोड़ी प्राइस गिरेगी। और इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ने बताया कि जैसे आपको प्राइस ड्यूटी का डिफरेंस मिला है, ड्यूटी लोअर ड्यूटी, आप बेनिफिट पास ऑन कंज्यूमर को कीजिए ऑलरेडी। और हमने एडवाइजरी ऑलरेडी इश्यू कर दी सारे मेंबर को कि आप ड्यूटी रिडक्शन का जो बेनिफिट मिल रहा है यू शेयर विथ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को भी थोड़ा फायदा हुआ है। और जहां तक सवाल है किसान का, डेफिनेटली जब ये अक्टूबर महीने में हार्वेस्ट होगा सोयाबीन या तो मूंगफली है, तभी डेफिनेटली गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। आपने एमएसपी बढ़ाई है, अगर एमएसपी बढ़ाए तो एमएसपी डिफेंड भी करनी पड़ेगी। तभी खुद हम भी बोलेंगे कि भाई आप या तो भावांतर स्कीम फिर से लाइए ताकि किसान को सही दाम मिले, नहीं तो दिन पे दिन किसान दूर जाएगा ऑयल सीड से और पल्सीस या तो मक्का आ जाएगा। तो वो भी अब हमारे ध्यान में ही है, क्योंकि किसान तो हमारा मेन है, किसान के बिना हमारा हम हित की बात नहीं करेंगे, अगर उनकी खरीदारी नहीं होगी तो फिर उपज बढ़ेगा कैसे? और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ाने पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, और जो ऑयल नेशनल ऑयल सीड मिशन पर जो काम चल रहा है उस पर तेजी लानी पड़ेगी, और ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनसे अब बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। शुक्रिया आपका। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिर्फ दर्शकों के सवाल और हमारे दो मेहमान मानव मोदी और अमित खरे जी के जवाब लेंगे। नाम है चंद्र प्रकाश। सोने में बड़ी तेजी आएगी या नहीं, कब खरीदना है बताएं। मानव जी, आप जवाब दे दीजिए इनको। जी बिल्कुल। नमस्ते विष्णु जी, मेरे ख्याल
से सोने में सब फिर से वही तेजी का इंतजार कर रहे हैं जैसे पहले हमने 3 महीने में देखा है। मेरे ख्याल से ये रैली भी थोड़ी शांत है, लेकिन कंफर्मेशन का वेट है, कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से इमीडिएट इंट्राडे बेसिस पे 97,500 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से बाइंग करनी चाहिए बिल्कुल। 97,200 97,000 का स्टॉप होना चाहिए और ऊपर में 98,200 का इमीडिएट टारगेट लग रहा है। लंबी तेजी के लिए अगर थोड़ा 98,000 के ऊपर कंफर्मेशन मिलता है, सस्टेन होता है, तो बिल्कुल वहां से भी बाइंग की जा सकती है चढ़ के। जब तक 96,000 के ऊपर है अब, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 96,000 रुपए के ऊपर जब तक सोना है तब तक बाई ऑन डिप्स गिरावट पर खरीद कर ही जाए। अगर वो लेवल तोड़ता है, उसके नीचे आता है, फिर अब आप अपने तेजी की पोजीशन से निकले। ये सलाह ट्रेडर के लिए है। अरविंद जैन है राजस्थान से। इस शुक्रवार तक चांदी में कितनी तेजी संभव है? अमित जी, कितनी तेजी आपको लग रही है इस फ्राइडे तक? तो अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन ही है। मेरे को लग रहा है जो पहला लेवल है वो 1,04,000 के आसपास तक का है, बट मेरे को लगता है अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो 1,07,000 तक के टारगेट जो है सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। अगर इनकी बाय की पोजीशन है तो 99,000 के स्टॉप लॉस के साथ ये है बने रहे। सौमित्र है अगले दर्शक। इस महीने के अंत तक चांदी का भाव क्या होगा? मानव जी बताइए, इस महीने के अंत तक चांदी का भाव? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो वही है 1,02,000 का जो ऑल टाइम हाई है। जैसे ही वो 1,02,000 का बैरियर तोड़ता है, मेरे ख्याल से 1,05,000 एक इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं। नीचे में जैसे सोने में हमने 96,000 का एक सपोर्ट देखा है, इमीडिएट सपोर्ट चांदी में 98,500 का बनता है। जब तक 98,500 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स करते रहे। चढ़ के अगर 1,02,000 के ऊपर लेंगे तो भी मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ संजय हैं गुवाहाटी से। 865 के भाव पर कॉपर जून फ्यूचर्स में बिकवाली की है, अब नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए अमित जी इनको? निकल जाना चाहिए। देखिए, लास्ट वीक जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो बेस्ट पिक में मैंने जो है कॉपर ही रिकमेंड किया था 860 के आसपास। तो तेजी का ट्रेंड इसमें अभी स्टार्ट हुआ है, तो मेरे को लग रहा है 870 के आसपास इनको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस मेरे को लग रहा है 890 895 या फिर 900 रुपए जल्दी क्रॉस करेंगे तो एग्जिट की सलाह रहेगी। मानव, आप भी सलाह दे दीजिए, छोटा सा जवाब दे दीजिए संजय जी को। जी बिल्कुल, मेरा भी व्यू विश्वनाथ जी बाई का ही है। कॉपर में मुझे लग रहा है 870 के आसपास बाइंग का व्यू बनता है, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत समय लेके तेजी हुई है। तो इमीडिएट बेसिस पे 878 तक का लेवल आ रहा है। अगर वो भी क्रॉस होता है तो अमित जी से सहमत हूँ, 900 के लेवल भी जल्दी दिख सकते हैं। ये बाइंग लेवल से बहुत दूर नहीं है, तो अगर डिप आया नीचे में तो निकल जाने के लिए सेल कॉल में यही सलाह है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे तेजी लग रही है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस भी लगाया करे जो भी ट्रेड करे। राकेश जैन है, क्रूड में किन स्तरों पे खरीदारी करे? मानव, किन लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए क्रूड में? और मेरे ख्याल से अगर इमीडिएट देख रहे हैं तो ये लेवल भी ठीक है। अगर 5400 के आसपास मिलता है तो वहां से बाइंग कर सकते हैं। 5330 का इमीडिएट स्टॉप होगा और 5520 का स्टॉप टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लंबी तेजी के लिए 5430 के ऊपर सस्टेन अगर हो जाता है, मेरे ख्याल से 5550 और 5600 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। चंदन बाबू है, एल्यूमिनियम में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? अमित जी, एल्यूमिनियम में कोई कॉल है क्या आपके पास आज? इस तरह पे 240 के करीब इसमें खरीदारी करें, 238 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड इनको करना है तो 242 रुपए का टारगेट रखें, बट अगर ये वीकेंड तक रख सकते हैं तो 245 रुपए तक के भी टारगेट इनको मिल सकते हैं। कीजिए कि 238 का एसएल लगा लीजिए, फिर अब वेट कीजिए बाई की पोजीशन में। पहला टारगेट 242, और अगर आप पोजीशनल ट्रेडर है, अगर कैरी करना चाहते हैं तो 245 तक भी रुक सकते हैं। हर्ष हैं जयपुर से, एनजी की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। मानव, नेचुरल गैस में आपकी राय? मैं अभी भी बाई में हूं। बिल्कुल, हमने सेल ऑफ देखा है, वहां से रिकवरी बहुत बढ़िया है। 315 के आसपास बहुत बार अटक भी रहा है वो। मुझे लग रहा है कि यही लेवल से फिर से एक बार बाइंग होनी चाहिए। 315 316 313 का स्टॉप रखे नीचे में, और 322 का टारगेट होना चाहिए। अगर 322 भी सस्टेन होता है तो 329 330 के लेवल भी दिख सकते हैं। है पुणे से, एनजी में जानना चाह रहे कि क्या करें। अमित जी, आप बता दीजिए आपकी कॉल क्या है, और अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड बन रही हो तो वो भी बता दीजिए।
बिल्कुल सेम ट्रेड है मानव जी जैसा 315 के आसपास खरीदें, 310 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 322 से 325 के टारगेट रखें। ऑप्शंस में देखा जाए तो 320 का कॉल ऑप्शन अभी लगभग 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है, 16-17 रुपए के करीब है। नीचे में 14 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में इसमें 22 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। तो ओके, तो अब दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पे तेजी बन सकती है, या तो फिर 320 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद ले या फिर फ्यूचर्स में बाई कर ले। ये सलाह अमित जी की तरफ से है। अगले दर्शक है गोपी लाल है। जीरे में भाव आगे बढ़ने की उम्मीद है क्या? काफी टूट गया है, आज तो 19,800 तक आ गया। अमित जी बिल्कुल 24,900 रुपए का जो इसका रिसेंट में हाई था अभी 2 महीने पहले, वहां से नॉन स्टॉप बिकवाली जीरे में देखने को मिली। सबसे वीक काउंटर अगर कोई है एनसीडीएक्स का, तो वो इस बार जीरा रहा है। मेरे को लग रहा है 18,000 के आसपास इसमें एक बेस बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 18,000 के लेवल का वेट करें। वो भाव के आसपास ये पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी कर सकते हैं। वहां से मेरे को लग रहा है अगर प्राइसेस निकलेंगे तो पहला 21,000 और ऊपर में 23,000 तक के भाव इनको देखने को मिल सकते हैं। हल्दी पे एक जवाब दे दिए। हल्दी में आज बहुत अच्छी तेजी बनी है अमित जी, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? बिल्कुल हल्दी मेरे को लग रहा है बेस्ट पिक एग्री में जो है हल्दी ही था। खरीदारी का ही ट्रेड है। ओवरऑल अभी देखा जाए तो जून वायदा जो ट्रेड हो रहा है वो 15,000 के आसपास तक का टारगेट लेके चल सकता है। तो 13,700-800 के दिन में कहीं पे भी खरीदारी करें। 13,200 रुपए के नीचे का ऐसा लगाए। 15,000 के आसपास तक के टारगेट मेरे को लग रहा है एक्सपायरी तक जो है टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। कुछ और सवाल ले लेते हैं। राहुल सोनी है 93,000 के भाव पर गोल्ड मिनी में बिकवाली की है, क्या करना चाहिए? काफी नुकसान हो रहा है मानव। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत नीचे का कॉस्ट है राहुल जी। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जिट ले ले तो बेटर होगा, क्योंकि अभी भी ट्रेड ऊपर ही है। अगर यहाँ से 1,000-2,000 रुपया भी गिरता है तो भी आपका कॉस्ट काफी दूर रहेगा। तो या तो एग्जिट या तो फिर एक हेज क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर 1-2 हज़ार की मूव भी आती है, 99,000 भी आता है, तो आपका लॉस जो है वो एक्सीड हो सकता है। तो या तो आप कॉल राइटिंग कर सकते हैं या तो फिर मेरे ख्याल से एग्जिट करके नीचे का वेट कीजिए, कहीं शायद आपको मौका मिल जाए बाय करके उस लॉस को कवर कर लें। नील हैं सोने में खरीदारी के लिए कॉमिक्स के हिसाब से आउटलुक जानना चाह रहे थे। कॉमिक्स गोल्ड का आउटलुक बता दीजिए अमित जी। कॉमिक्स गोल्ड का अगर लेवल देखा जाए तो अभी इसका जो मौजूदा भाव है लगभग 3350-54 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 3350 3340 कहीं पे भी ये जो है एंट्री बना सकते हैं। अगर डेली चार्ट के बेसिस पे देखें तो इसने जो परसों एक कैंडल बनाया था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे को लग रहा है 3310 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदारी करें, मौजूदा स्तर पर खरीदारी करें 3350 के करीब। ऊपर में 3400 से लेके 3430 तक के टारगेट जो है ये देख सकते हैं। आखिरी सवाल नवीन गुप्ता जी का है। मेटल में आज के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? अमित जी कॉपर में आपने बात की थी, आपकी टॉप पिक क्या है बेस मेटल्स में? कॉपर तो है ही अगर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा डिप्स का वेट करना चाहिए। 870 या 867 के आसपास ये खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में वही सेम 890-900 के आसपास का टारगेट रहेगा। दूसरा मेटल अगर हम बात करें तो जिंक पे फोकस कर सकते हैं। 255 या 254 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी करें। 252 का ऐसे लगाएं और 260 के टारगेट रख सकते हैं। ओके, शुक्रिया अमित जी आपका, मानव जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या करना है। लेकिन कोई भी ट्रेड करे बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद के बिना ना करे और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू किया है, जिसका नाम है भारत निवेश। बेहतर निवेश बेहतर कल, इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सके। चलिए इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए अब